हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इस चैप्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के इसमें क्या रिलेशन होता है, और साथ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके एक्सियल पे कितना होता है और राइट बाइसेक्टर पे कितना होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है और ऑपोजिट साइन होता है। एक पॉइंट P दिया है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है लाइन, जो थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस का वैल्यू R दिया हुआ है। ये सेंटर पॉइंट O दिया है। पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी है, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो K/R होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम पोटेंशियल पॉइंट P पे कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू प्लस Q चार्ज हो जाएगा, साथ ही साथ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का देखेंगे पोटेंशियल तो KQ हो गया, और पॉजिटिव वाले से डिस्टेंस कितना है, R2 है। वहीं पे निगेटिव वाले से डिस्टेंस की बात करते हैं तो R1 हो जाता है। इस एक्सप्रेशन में अगर KQ को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आता है 1/R2 माइनस 1/R1। ध्यान देने वाली बात है कि जगह बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पे जो R2 है, जब यहाँ से 90 प्लॉट कर दिया इस जगह पे, और यहाँ पे B से 90 प्लॉट कर दिया OP पे, और B से A से 90 प्लॉट कर दिया जो लाइन है हमारा OP है इस पे एक्सटेंडेड वाले पे, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो AP लेंथ है मेरा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, CP के बराबर हो जाता है। ठीक है, AP CP के बराबर हो गया, और CP को लिख सकते हैं OP, और प्लस में क्या लिख सकते हैं OC। OP का वैल्यू R होता है, वहीं पे OC जो दिया है इसका वैल्यू A cos थीटा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर दूसरे पॉइंट पे बात करोगे, आप BP की बात करोगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो BP का लेंथ होता है इसको P से पॉइंट D का लेंथ कह सकते हैं, और P से D का जो लेंथ है इसको हम लोग OP माइनस OD कह सकते हैं, और OP माइनस OD को लिखेंगे R माइनस, और ये डिस्टेंस ये है तो ये A cos थीटा हो जाएगा, R माइनस A cos थीटा हो जाएगा। और AP जो डिस्टेंस है यही मेरा R1 है, और BP डिस्टेंस है यही मेरा कैसा है, R2 दिया है। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सप्रेशन में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R2 का वैल्यू हो जाएगा R माइनस A cos थीटा हो जाएगा। वहीं पे ये वैल्यू हो जाएगा 1/R प्लस A cos थीटा हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम LCM कंसीडर करते हैं तो LCM लोगे आप तो कितना हो जाएगा, नीचे में R माइनस A cos थीटा एक हो गया, और दूसरा वाला हो गया R प्लस A cos थीटा आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये LCM लिया है तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, R प्लस A cos थीटा आ जाएगा, और ये माइनस लगा है तो इस वाले टर्म में माइनस करके लिखेंगे तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में A cos थीटा। प्लस R और माइनस R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला देखेंगे वो कितना हो जाएगा, V का वैल्यू हो जाएगा KP हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा 2A हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा हो गया, और नीचे में A प्लस B और A माइनस B है तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात और है कि डाइपोल मोमेंट P का जो वैल्यू होता है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस होता है, और यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 2A दिया है, तो Q इंटू क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हाउ मच, K लिख देंगे, और ये हो जाएगा Q इंटू 2A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos थीटा हो गया। नीचे का जो एक्सप्रेशन दिया हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दिया है, तो ऊपर में जो लिखेंगे न्यूमरेटर में ये हो जाएगा K हो जाएगा, P हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम कंसीडर करते हैं कहानी किसका है, शॉर्ट डाइपोल का कहानी है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब हो गया कि जो पॉइंट आप कंसीडर करते हो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है A के कंपैरिजन में। इसका मतलब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टर्म में A बहुत छोटा होने की वजह से ये टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा KP हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कितना गया पोटेंशियल का वैल्यू, KP cos थीटा बाई कितना हो गया, R स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में, कि जो फार्मूला हमने निकाला है ये कितना है, 1/R स्क्वायर का। नॉर्मली जो पॉइंट चार्ज होता है उसका डाइपोल का फार्मूला जो होता है 1/R का प्रोपोर्शनल होता है, और ड्यू टू डाइपोल होता है वो 1/R स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। अब देखेंगे इसी में पॉइंट कि हमारा जो फार्मूला या डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया, ये फार्मूला आ गया KP cos थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना है, R स्क्वायर दिया है। डाइपोल में हमारे लिए दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होते हैं एक्सियल पॉइंट और दूसरा होता है राइट बाइसेक्टर पॉइंट।
ये जैसे पॉइंट P1 हो गया, इसको कैसा पॉइंट कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट कहते हैं। और ये पॉइंट जो हो गया दूसरा पॉइंट मान लेते हैं P2 कहते हैं, तो ये पॉइंट हो जाता है राइट बाइसेक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है इक्विटोरियल पॉइंट होता है। कैसा होता है, इक्विटोरियल। तो एक्सियल पे बात करते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 ना हो जाएगा। एट एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, एट एक्सियल पोजीशन डाइपोल का अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस केस में जो मेरा थीटा होता है इसका वैल्यू 0 हो जाता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पॉजिटिव चार्ज के साइड निकालते हैं तो कितना हो जाता है, KP/R² होता है। यहीं पे अगर हम पोजीशन कंसीडर कर ले, कौन सा, इक्विटोरियल पोजीशन लेते हैं अगर, तो इक्विटोरियल पोजीशन अगर आप लेते हो तो क्या होता है इक्विटोरियल वाले पे, इक्विटोरियल वाले पे थीटा का वैल्यू हो जाता है अपना 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री हो गया इसका मतलब cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0। थीटा 90 हुआ तो cos 90 और cos 90 0, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0। एंड साथ ही में जो एक्सियल पोजीशन होता है KP/R², और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/R का प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट चार्ज अगर Q दिया है और इसकी वजह से कोई पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो कितना आ जाता है, ये वैल्यू KQ/R होता है। तो इसमें देखोगे फॉर्मूले में सिर्फ R है, लेकिन डाइपोल की वजह से पोटेंशियल के फॉर्मूले में कितना होता है, R² होता है। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। कितना डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है, तो P का वैल्यू आपका गिवन है 16 × 10⁻⁹ कूलमीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, तो R का वैल्यू क्या दिया है, 0.6 मीटर दिया है। ये भी एट द 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बनाता है डाइपोल के एक्सिस से ले जाएंगे। तो जैसे ये चार्ज हो गया मेरा -Q और ये चार्ज कितना हो गया +Q। तो जो जिस पॉइंट पे पूछा गया निकालने के लिए पॉइंट P यहाँ पे है और डाइपोल के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है, 0.6 मीटर दिया है। सो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे तो कितना फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R² होता है। वैल्यू को पुट करेंगे तो K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। वहीं पे P की बात करेंगे तो 16 × 10⁻ कितना है, -9 दिया है। और cos थीटा यानी कि cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। याद रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 60। और ये पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना R², R के वैल्यू 0.6 है तो वैल्यू लिखेंगे 0.6 × 0.6। ये दोनों डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 9 हो गया, 8 हो गया, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो ये देखो +9 यहाँ दिया है और -9 ये दिया तो ख़त्म हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना दिया है, तो ये डिवाइडेड बाई दिया है 6 है, इंटू कितना है 6 है, और ऊपर में जा चुका है कितना है 100 दिया है। 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे होगा 2 टाइम्स, और साथ ही साथ जब बात करेंगे तो ये कितना होगा 4 टाइम्स होगा, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 4 को तो कितना हो गया 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 200 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू हो जा रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया है, तो कितना आंसर आ रहा है 200 वोल्ट आ रहा है। सिंपल KP cos थीटा, K का वैल्यू रखना है, P का वैल्यू cos 60 1/2 है। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, डिस्टेंस 0.6 है, नीचे 0.6 × 0.6 किया, ऊपर गया 100, 2 से काट दिया 8 हो गया, तो 9 8 बच गया। यहाँ पे +9 -9 ऊपर ख़त्म, नीचे 6 और 6 हो गया। बाकी सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ है और नॉर्मली इसको सॉल्व किया हुआ, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। अब देखेंगे इसके अगले पॉइंट की तरफ जब बात करते हैं तो अगला सवाल है, ये क्या कहता है, ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। बोला कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा है, इतना होता है, बिल्कुल सही है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, KQ/R होता है, तो पहला स्टेटमेंट बोला सही है। और बोला इसमें कि नॉट ट्रू वाला चाहिए हमको। फॉर एनी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। ई की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, फॉर्मूला ही होता है KQ/R², तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/R एट लार्ज डिस्टेंस, ये भी सही है। यहाँ बहुत दूर की बात करेंगे, बिल्कुल गलत है, 1/R² का होता है यार। फॉर डाइपोल द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पोजीशन फैक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, फॉर्मूला KP cos थीटा होता है, डिवाइडेड बाई कितना होता है, R² होता है ना,
मतलब पोजीशन पे डिपेंड किया ना, थीटा पे डिपेंड किया, तो थर्ड वाला भी सही है। थर्ड वाला तो गलत हो गया ना, 1/r दिया। दिस फार्मूला में कितना है 1/r²। सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, ये बोला फोर्थ सही है, इनकरेक्ट चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ये फार्मूला आपके दिमाग में होता तो ये काम आपसे बन जाता। अगला सवाल दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका निकालना है कि कितना हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। देखो डाइपोल के केस में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई भी डाइपोल दिया है किसी भी जगह पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर पोजीशन से, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे इसमें नेट फोर्स जीरो लगता है, यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी जीरो होता है। यहाँ से किसी पोजीशन तक ले जाने में जो आप वर्क करते हो ना, यही डाइपोल का क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। वर्क कैसे करते हैं कि कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इसके ऊपर में टॉर्क लगता है, ये कितना हो जाता है, PE sin थीटा टॉर्क लगता है ना। और रोटेट करने में जो स्मॉल वर्क डन लगेगा वो कितना होता है, टाउ इंटू डी थीटा। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे रोटेशन में टाउ डी थीटा हो जाता है। और टॉर्क का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा PE sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन W कितना हो जाएगा, DW का इंटीग्रेशन। और पहले मान लीजिए थीटा 1 पोजीशन पे था, बाद में कहाँ चला गया, थीटा 2 पोजीशन पे। तो P जो टर्म दिया है इसको अगर बाहर कर देते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा बच जाएगा। शुरू होगा थीटा 1 से और ये कहाँ पे जाएगा, थीटा 2 तक चला जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया PE हो गया, और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। थीटा 1 से लेकर कहाँ हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू हो जाएगा PE हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। सो डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल हो जाएगा, और ये वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, PE हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा 2। तो थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पे ले गए। पहला फॉर्मूला तो हुआ वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अगर डाइपोल को रोटेट करना है तो यहाँ पे एक इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देंगे, PE कॉस, और PE हो जाएगा, और ये कॉस कहाँ हो जाएगा, तो थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखेंगे, ये पहला बात है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, तो अगर थीटा 1 का वैल्यू 90 लेते हैं तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और थीटा 2 का वैल्यू थीटा 2 लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो U का वैल्यू हो गया वो U ले लेते हैं। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, कितना है यहाँ पे U2 माइनस E1 है ना, 1 से 2 में गया, तो वैल्यू कितना हो जाता है, वैल्यू हो जाता है PE, और ये हो जाता है कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाता है, कॉस थीटा 2 हो जाता है। तो थीटा 1 कैसा लेना है, 90 लेना है, तो U हो गया कहाँ पे, थीटा पे हो गया, और U कहाँ पे लेंगे, 90 डिग्री पे लेंगे, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा PE, और यहाँ पे कॉस थीटा 1 मतलब कितना है, 90 डिग्री दिया है, माइनस कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा। सो U थीटा और 90 वाला 0 लेते हैं, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, कॉस 90 0 हो गया, और ये कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE कॉस थीटा हो गया। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस में P डॉट E। ये फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन इज ऑफ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, एक है कि वर्क डन का जो वैल्यू होता है थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जाने में वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू PE हो जाता है। और साथ ही साथ जब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो इसका फॉर्मूला माइनस PE कॉस थीटा होता है, जिसको हम लोग माइनस में P डॉट E भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के केस में आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन पे ले जाना है, तो इसमें अगर वर्क डन पूछे तो कितना हो जाएगा, PE कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाता है, कॉस थीटा 2। किसी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो फॉर्मूला कितना होता है, माइनस PE कॉस थीटा हो जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं माइनस में P डॉट E लिख देते हैं। समझ गए। अब देखो यहाँ पे तीन बातें होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस PE कॉस थीटा। तो कोई भी सिस्टम है इसके पास तीन स्टेट होता है, एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से, पहला जो पॉइंट हुआ इसको बोलते हैं, मान लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस जगह पे होता है टॉर्क तो जीरो होता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस जो 180 डिग्री होता है यानी कि पाई इसका वैल्यू -1 हो जाता है, और उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू -1 पुट करेंगे और पहले वाला माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज PE।
और सेकेंड जो पोजीशन होता है इसका नाम क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहाँ टॉर्क जीरो होने के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका वैल्यू कैसा होता है, मिनिमम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि कॉस जीरो जो होता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। सो यू विल रियलाइज वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाता है, ये वैल्यू -p हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होता है जब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो थीटा 0 पे मिनिमम होता है, 180 पे मैक्सिमम होता है। और एक थर्ड कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई अप्रिशिएबल चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ पे होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पे होता है और इस जगह पे cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास तीन तरह के इक्विलिब्रियम डाइपोल के केस में होता है। क्या पॉइंट याद रखना है कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है -p cos थीटा होता है, जिसको -p.e लिख सकते हैं। डाइपोल का जो एनर्जी होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होता है जो 180 डिग्री पे होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम होता है जो 0 डिग्री पे होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट था डाइपोल से रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम कब होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। जो इसका डाइपोल आप कंसीडर करते हो तो डाइपोल के पास जो एनर्जी होता है इसका वैल्यू मिनिमम कब होता है, तो एनर्जी यू का वैल्यू हो गया -p हो गया और cos थीटा हो गया। तो इस केस में यू जो दिया है ये मिनिमम तब होता है जब थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और इसको कैसा इक्विलिब्रियम कहते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, समझ गए। तो जब एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी p का फॉर्मूला, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है u होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, -pe cos थीटा होता है। और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री या फिर पाई बोलो, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और जिसका वैल्यू हम लोग कितना देते हैं, p देते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया है। टॉर्क इसमें लग जा रहा है कितना है, 10√3 न्यूटन मीटर दिया है। तो पूछा है कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए, बोलिए। इस सवाल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है ना हमको डाइपोल के लेंथ का जरूरत है। देखो कैसे याद होना चाहिए आपको कि टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, p sin थीटा ना होता है। तो टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है, 10√3 दिया है, इज इक्वल्स टू p हो गया, और 30 डिग्री मतलब sin 30 कितना होता है, 1/2 हो जाता है ना। इसका मतलब हुआ p का वैल्यू 10 दूना 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। वैल्यू ऑफ p डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 20√3। अब इसके बाद दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, ये वैल्यू हो जाता है -p cos थीटा होता है। तो p का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, -20√3। cos थीटा मतलब cos 30, और cos 30 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। 2 से कर देंगे तो 10 ना हो जाएगा, -10 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, -30 जूल नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ -30 जूल। मतलब ये मेडिकल का खासियत है, ऐसा सवाल खूब देता है जिसमें डेटा दिया रहेगा ना उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, कम डेटा में सॉल्व हो जाएगा और आपको लगते रहेगा कि आपने क्वेश्चन सही नहीं बनाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना डेटा दिया सबका इस्तेमाल हो। पहले टॉर्क दिया था तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला लिखा, टाउ इक्वल्स टू p sin थीटा, और वहाँ से p का वैल्यू निकाला, फिर पोटेंशियल एनर्जी वाले में हमने उसको पुट कर दिया, तो वहाँ से सॉल्व होकर ये आ गया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। ये कैसे बात करना है, देखो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे लिखते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, छोटा सा है, आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा दिया है। तो अगर 2 पॉइंट पे मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, तो उस केस में पोटेंशियल का चेंज कितना हो जाएगा, dv ना हो जाएगा, और स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, उसका dw बोलेंगे, पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया किसका होता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमने पढ़ा था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है।
और वर्क का वैल्यू कितना होता है, तो वर्क का वैल्यू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मतलब एफ डॉट डी आर होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है नॉर्मल सा चेंज इन पोटेंशियल। देखो ध्यान से, तो डी वी का वैल्यू हो गया, फोर्स के वैल्यू लिखोगे तो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर में लगता है तो क्यू ई होता है, और साथ में यहाँ कितना है, डी आर का डॉट है डिवाइडेड बाई कितना हो गया, चार्ज क्यू हो गया ना, क्यू से क्यू को कैंसिल कर दो तो डी वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ई डॉट कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ये बेसिक सा डेफिनेशन है कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया बी, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है, जिसके बीच का गैप कितना हो गया डी आर, और पोटेंशियल चेंज कितना हो जा रहा है डी भी। तो उस केस में जो डी भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो भी चेंज हुआ इसका, जो भी करने में वर्क लगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, और यही हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना आसान है, फोर्स इंटू चार्ज कर, फोर्स के वैल्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, और वर्क का फार्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एफ डॉट डी आर लिखा हमने, पर यूनिट चार्ज हो गया। तो डी वी का वैल्यू हो गया माइनस, एफ के जगह पे लिखेंगे क्यू वी डॉट डी आर बाई क्यू हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो जो डी वी दिया इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर हो गया। समझ गया। तो ये फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल का, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर हो जाता है, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ई का वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस डी वी बाई कितना हो जाता है, डी आर हो जाता है, माइनस डी वी बाई डी आर हो जाता है। मतलब जब पोटेंशियल चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। इसमें निगेटिव साइन जो होता है क्या दिखाता है, negative sign shows that E is along the direction of decreasing potential। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है जिधर में पोटेंशियल क्या करता हो, डिक्रीज करता हो। पोटेंशियल नहीं डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी उधर वैल्यू नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अगर इसी में मान ले कि पोटेंशियल कैसा दिया है, पोटेंशियल का वैल्यू दिया है कांस्टेंट दिया है, पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसा रीजन जहाँ पे पोटेंशियल ना चेंज कर रहा हो, पोटेंशियल का वैल्यू कैसा दिया है, फिक्स दिया है, तो उधर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिल्कुल भी होता ही नहीं, उधर से डायरेक्शन में कोई वेरिएशन पोटेंशियल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, और इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ वो ये बात को डिनोट करता है कि पोटेंशियल जिधर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। E is from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है जहाँ पे हाई वैल्यू पोटेंशियल का होता है वहाँ से जिधर लो वैल्यू पोटेंशियल का होता है उधर की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में देखते हैं कैसे देखेंगे। बेसिक इक्वेशन वही है, डी भी का वैल्यू कितना होता है, माइनस में ई डॉट कितना हो गया, डी आर हो गया। इसी में सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो दिया है आपका कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स में दिया है आई कैप, वाई में दिया जे कैप, और साथ में जेड में दिया के कैप। वहीं पे जो डी आर हो रहा है इसका भी वैल्यू हो जाएगा, डी एक्स में हो जाएगा आई कैप, प्लस डी वाई में हो जाएगा जे कैप, प्लस डी जेड में होगा के कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है, एक्स वाले से एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, ई वाई डी वाई हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ई जेड में डी जेड हो जाएगा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका होता है। आई वाले से आई में मल्टीप्लाई करते हैं, डी भी का वैल्यू कितना है, माइनस ई डॉट डी आर है ना, तो ये निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आई कंपोनेंट है वो डी आर के आई वाले में मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक का जे इसके जे से, और इलेक्ट्रिक का के इसके के से। अब इसके बाद इसमें करते क्या हैं कि हमको स्पेशल कंपोनेंट देखना है इसमें। तो जैसे मान लीजिए इफ़ y एंड z आर कांस्टेंट, y और z कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है ना, तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो dy और dz कितना हो जाएगा, जीरो। और dy और dz का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्स कंपोनेंट निकालना है तो पोटेंशियल को किस में डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स में कर दिया। इसी तरीके से लिखेंगे इफ़ एक्स एंड
जेड आर कांस्टेंट, एक्स और जेड को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू और साथ में डी जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस जगह फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ वाई हो जाएगा, और वाई वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अगर एक्स एंड वाई है इसको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। एक्स और वाई कांस्टेंट है, इसका मतलब डी एक्स का वैल्यू और डी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा जेड कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकल गया, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट निकल गया। तीन चीज़ हो गया। तो आपको बेसिक सा बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालने के लिए पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो वाई में डिफरेंशिएट करेंगे, जेड कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो जेड में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू मिलेगा। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाई, पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, 4x² दिया हुआ है। तो पोटेंशियल यहाँ वेरी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ x में कर रहा है। किस पॉइंट पे बोला है निकालने के लिए, पॉइंट बोला है 1 है, 0 है, 2 है, लेकिन वेरी तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा, और x कंपोनेंट निकालेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। आप पढ़े होगे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन कितना का होगा, सिर्फ और सिर्फ x² का हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया -4 हो गया, और x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8x। अब क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट करेंगे तो 8 × और x का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो वैल्यू कितना आ गया, -8 न्यूटन पर कूलम आ गया ना। अगेन ये जो नेगेटिव साइन है किधर डिनोट करेगा, -x डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया उसका वैल्यू कितना है, 8 दिया है, और डायरेक्शन किधर होगा, -x डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला तो बात ही नहीं होगा, 8 वाला बात हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो डायरेक्शन का वैल्यू हो जाएगा -x डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पोटेंशियल अगर दिया है तो फील्ड निकालने के लिए सिंपली पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देना है, और जिस डायरेक्शन में वेरी करेगा, मतलब x का मतलब 1 से ज़्यादा में वेरी करेगा तो x में y दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। यार सिर्फ x में वेरी कर रहा है तो x में करेंगे, सिर्फ y में वेरी कर रहा है तो सिर्फ y में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन वेराइंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, कितना दिया है, रिलेशन दिया है, v का वैल्यू दिया है 3x² है, डिवाइडेड बाई 2 है, -y²/4 दिया हुआ है, x एंड y मीटर में दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है कहाँ पे, पॉइंट 1 और 2 पे। अब देखो यहाँ पे x भी है और y भी है, तो रूल के हिसाब से क्या कहता है कि जब x में डिफरेंशिएट करो ना तो y को कांस्टेंट एज्यूम करो, और y में डिफरेंशिएट करो तो x को कांस्टेंट एज्यूम करो। मतलब x कंपोनेंट निकालना है तो dv बाई क्या करेंगे, dx कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, और नीचे में 2 दिया है, और y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। एक बार फिर से ये पूरा एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएट किया इसको तो x में कर दिया, तो x को वेरिएबल लेना तो x का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन y को कांस्टेंट लेंगे तो एज ए होल पूरा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, -6x हो गया। वहीं पे इसका y कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो अब x तो कांस्टेंट हो गया तो x वाले का 0 हो गया, और y² का 2y होगा, नीचे में कितना 4 दिया है, ये इससे कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब पॉइंट हमारा दिया है कोऑर्डिनेट 1 2, तो x कंपोनेंट कितना दिया, -6x, और जहाँ निकालना है वहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना दिया, 1, तो -6 × 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 न्यूटन पर कूलम। वहीं पे y कंपोनेंट निकालना है तो इसका वैल्यू कितना दिया है, y/2 दिया है, और y का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया, तो वैल्यू हो जाएगा 2/2, तो कितना आ जाएगा 1। तो वैल्यू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो x वाले में i लगाएंगे, x कितना है, -6 दिया है, इसमें i कैप हो जाएगा, और y वाला सिर्फ 1 दिया है तो इसमें क्या लगा देंगे, j कैप लगा देंगे। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, -6 i कैप प्लस कितना हो जाएगा इसका j कैप। एक मिनट जस्ट अ सेकंड, y का वैल्यू कितना दिया, y²/4 दिया था, सॉरी यहाँ पे y²/4 दिया है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, y/2 आ गया, y/2 आ गया, करेक्ट है। और x का वैल्यू कितना, 3x² दिया है, x का वैल्यू दिया है 3x² दिया है, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे 3 होगा, x² का 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x, ये वैल्यू हो गया 3x, और x का वैल्यू कितना दिया है, x का ये जो दिया है 3x नॉट 6x, दिस इज 3x,
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा -3 × 1, ये हो गया -3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -3i प्लस जे कैप, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा -3i का प्लस कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। ये पॉइंट दिया अगला कि डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई डिनोटेड बाई, कितना दिया है पोटेंशियल का वैल्यू v इज इक्वल्स टू दिया है 10 दिया है, x दिया है और y दिया है। लॉजिक वही लगाना है कि x कंपोनेंट निकालते समय पोटेंशियल को डिफरेंशिएट x में करते हैं और y को कांस्टेंट निकालते कांस्टेंट रहते हैं, तो कांस्टेंट 10y यहाँ पे बाहर रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा -10y। उसी तरीके से y कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना होगा, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन y में हो जाएगा, y में करेंगे तो 10x तो कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10x ना हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा x कंपोनेंट कितना है 10y और x कंपोनेंट में लगाते हैं i कैप, साथ में y कंपोनेंट कितना दिया है 10x और इसमें क्या लगा देते हैं j कैप लगाते हैं। इसमें अगर -10 जो दिया है, 10 जो दिया है यहाँ से 10a जो दिया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे a भी एक लिखा है, काम करो ना a को हटा दो यार, ए इस जगह पे नहीं लिखा है, ए को कंसीडर ना करो, ऑप्शन थोड़ा ऐसा हो गया, चलो ए हटा दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया है 10xy दिया है तो 10 को कर देंगे दोनों से कॉमन कर देंगे, तो 10 जो दोनों से कॉमन कर दिए तो कितना बचेगा y बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा i कैप और प्लस में x में कितना हो जाएगा j कैप हो जाएगा, y में हो जाएगा i कैप प्लस x में होगा j कैप और माइनस में हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, तो y में i दिया हुआ और x में कितना दिया हुआ j दिया हुआ है और सिर्फ माइनस है, 10 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 है, तो x में i दिया है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, पूरा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें सारा का सारा कंपोनेंट ले लिया है, x 6x दिया है, -8xy दिया है, प्लस साथ में दिया है तुम्हारा यहाँ पे -8y दिया है, 6x है, -8xy है, माइनस कितना दिया हुआ है 8y दिया है, प्लस में 6 है, yz दिया हुआ है। पॉइंट कितना है 1 1 1 पे निकालना है, 1 1 1 पे निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे ex निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन किस में करेंगे, x में कर देंगे डिफरेंशिएशन, x में कर देंगे तो 6 हो गया, इसका 1 हो गया, ये -8y हो गया 1 हो जाएगा, y का 0 होगा, z का 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 6 हो गया और ये जो वैल्यू हो गया 8, यहाँ पे y का वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -8 होगा, तो 6 में से 8 गया तो कितना हो गया -2, पहले से एक माइनस लगा हुआ था, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x कंपोनेंट हो गया इसका कितना 6 हो गया, -8 हो गया तो कितना हो जाएगा -2 हो गया। इसी तरीके से इसका y कंपोनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा -dv/dy हो जाएगा, तो y कंपोनेंट निकालें तो x वाला तो 0 हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा, y में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ -8x है, y में डिफरेंशिएट करेंगे तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे दिया है 6yz है, यहाँ डिफरेंशिएट किया हमने y में तो कितना बचेगा 6z, z का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया -10 और पहले से बाहर लगाया तो प्लस में 10 हो जाएगा। साथ में बात करेंगे ez का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा -dv/ कितना हो जाएगा dz हो जाएगा, z में करें तो x वाला 0 हो जाएगा, xy वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0 हो जाएगा और सिर्फ कितना बचेगा 6y बचेगा, क्योंकि वहाँ पे z दिया हुआ है, यहाँ पे z दिया है सिर्फ, बाकी कहीं z है नहीं यहाँ पे, और साथ में जब y के वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर साथ में z कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस या प्लस से सेम हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसको जोड़ देंगे तो 36 4 40, 140 होता है ना, 140 है, 140 है, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा जी 36 24 35 4 24 30, 1 मिनट कुछ यहाँ पे छूट गया, क्या मिसिंग हुआ क्या कुछ टर्म, 1 1 1 पे दिया है 6x दिया, अच्छा फोर्स का वैल्यू निकालना है, ये कितना आ गया मेरा फील्ड का वैल्यू आ गया, फोर्स वैल्यू कैलकुलेट करना है 2 कूलम चार्ज पे निकालना है, तो ये किसका वैल्यू है, ये फील्ड का वैल्यू है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 140 जो दिया है इसको 4 × 35 लिख सकते हैं ना, 4 × 35 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 120 और 140, ठीक है, 4 का कितना आ जाएगा 2 और ये रूट में आ गया कितना 35, कितना आ गया न्यूटन पर कूलम आ गया ना। हमें चाहिए फोर्स का वैल्यू कितना होता है जी, फोर्स का वैल्यू क्यू ना होता है, चार्ज दिया कितना है 2 कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है तो 2 √35 दिया है ना,
तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √35 हो जाएगा ना, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो 4√35 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो हमने क्या किया, सिंपली जो पोटेंशियल दिया था उसको डिफरेंशिएट किया। और एक छोटा सा बात याद रखना है, एक्स में डिफरेंशिएट करते समय वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है, और वाई में डिफरेंशिएट करते समय एक्स और जेड को कांस्टेंट रखना है, और जेड में डिफरेंशिएट करते समय एक्स और वाई को कांस्टेंट रखना है। और साथ में ये भी बात याद रखना है कि जब कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो साइड कर देते हैं, और अलग में होता है सिंगल तो जीरो हो जाता है। तो ये पॉइंट था हमारा, डिफरेंशिएट करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने अच्छा खासा क्वेश्चन किया है। आपको बोलेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक बार और देख लीजिएगा, फिर से खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा, बिकॉज जब तक क्वेश्चन पे आपका फोकस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय।